दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनके महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती का गुणन 150 है। भैया संख्याएं 2:3 में है, माना कि मैसप p है तो पहली संख्या 2p होगी। देखो मैसप की गुणज होगी, मैंने क्या कहा, संख्याएं मैसप की गुणज होगी, बिल्कुल होगी सर। तो ये 2p होगी, ये कितनी होगी 3p, बिल्कुल सर। अब मैसप और लसप का गुणनफल कितना है 150, आप तो लिख दो संख्या 1 2p, संख्या 2 3p। मैसप और लसप का गुणनफल एक साथ दिया हुआ 150, तो यहाँ से p² बराबर क्या आ गया 25, तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर 5। कह रहा दोनों का क्या बताओ, दोनों संख्याओं का योगफल बताओ। तो 2p और 3p को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5p, तो 5 इंटू p का मान कितना है 5, तो 5 कितना हो गया 25, तो 25 क्या हो गया, आपके सवाल का जवाब हो गया। बड़ा ही सरल सा सवाल था, डी इज द राइट आंसर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लसप तथा मैसप 75 तथा 5 है, यदि अंतर 10 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। बड़ा सरल सवाल है, एक संख्या अगर a है और दूसरी b है तो दोनों संख्याओं का गुणन क्या होगा, लसप गुणा मैसप के बराबर होगा, बिल्कुल। 75 को आप क्या लिखोगे 15 इंटू 5 75 लिखोगे, बिल्कुल। और गुणा में क्या लिखा हुआ है 5, 5 कितना हो गया 25, तो 25 इंटू कितना हो गया 15, गुणा तो वही आएगा वापस, गुणनफल तो वही है, उन्हीं संख्याओं को तो तोड़ा हमने, बिल्कुल। अब इनका अंतर आपको कितना दिखाई दे रहा है, इनका अंतर सर हमें 10 दिखाई दे रहा है। इनका योग आपको कितना दिखाई दे रहा है, इनका योग हमें 40 दिखाई दे रहा है। तो भाई यही तो है, गुणा है, बिल्कुल ये गुणा है, अंतर है, बिल्कुल ये अंतर है। योग कितना होगा, योग 40 होगा, तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। दो संख्याओं का लसप तथा मैसप 30 तथा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग जो है वो 25 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो सोचो ऐसी संख्या, तो ध्यान से देखो 30 इंटू 5, ये दोनों संख्याओं का गुणा लिख दिया हमने ए बी। अब यहाँ ऐसा टुकड़ा बनाने की कोशिश करनी है कि योग कितना आ जाए, योग 25 आ जाए। ठीक है सर, 30 को आप 6 इंटू 5 लिख सकते हो सर, इंटू 5 लिख सकते हो सर। अभी तो आप अगर एक संख्या ये ले लोगे और एक संख्या ये ले लोगे तो योग 25 आएगा नहीं, तो वो टुकड़े कर लो। 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, बिल्कुल। इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हो, बिल्कुल। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, समझे आप। 10 इंटू 15 अगर मैं लिख लूँ तो इनका योग कितना दिखाई दे रहा है, इनका योग 25 दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल। सवाल ने यही बोला था सर कि इनका योग 25 दिखाई देना चाहिए, इनका योग 25 दिखाई दे रहा है। इनका गुणा 30 इंटू 5 दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इनका अंतर कितना होगा सर, इनका अंतर 5 होगा सर, बिल्कुल। तो 5 क्या है, 5 इनका अंतर है। ठीक है, चलिए क्या हमारा अगला प्रश्न, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टूंड का दूध है और 43 लीटर डबल टोंड का दूध है। यदि उसे टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को मिक्स नहीं करना है। इसने दो कंडीशन दी है, हर डिब्बे में बराबर दूध आना चाहिए भैया का, ठीक है, और किसी भी तरह के डिब्बों को मिक्स नहीं करोगे, मतलब यूँ नहीं इसका दूध इसमें डाल दो, इसमें, ठीक है, नहीं डालेंगे। और कम से कम डिब्बे दोगे आप, क्या कम से कम डिब्बे दोगे। तो ये सवाल किसका होता है, ये मैसप का सवाल होता है। कारण क्या है वो सुन लो ध्यान से। कारण ये है कि आपको बड़े से बड़ा डिब्बा चाहिए, बड़े से बड़ा डिब्बा, डिब्बे की जगह संख्या लिख दो, बड़े से बड़ा डिब्बा जिसमें या जो एक बड़े से बड़ा डिब्बा जिससे तीनों भाज्य हो, ऐसे बड़े से बड़ा डिब्बा जिससे तीनों भाज्य हो। तो हमारे मैसप की तो परिभाषा ही वही है, हमारे मैसप की तो परिभाषा ही वही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों भाज्य हो, तो वही बड़े से बड़ा डिब्बा, वह बड़े से बड़ा डिब्बा जिससे तीनों भाज्य हो, वो हमें चाहिए। बात समझ गए होंगे, हमें निकालना है मैसप, ठीक है ना। तो ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। 21 यहाँ है 42, 21 दूना 42, और यहाँ क्या है 21 तिया 63, 21 तिया 63, 21 का गुणज तो सब है, मतलब हमारा हर डिब्बा 21 लीटर का होगा। कितने का होगा, 21 लीटर का, बड़े से बड़ा डिब्बा, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों भाज्य है वो 21 है, मतलब वो मैसप है इनका 21 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर 21 का एक डिब्बा है तो यहाँ तो एक डिब्बा चाहिएगा, यहाँ कितने डिब्बे चाहिएंगे, 2 डिब्बे चाहिएंगे, और यहाँ कितने डिब्बे चाहिएंगे, 3 डिब्बे चाहिएंगे। तो 3 दूनी 5 और 1 6, तो कम से कम डिब्बों में काम चलाना है, तो 6 डिब्बों में काम चला जाएगा, कोई मिक्स नहीं होगा। मिक्स क्यों नहीं होगा, इधर वाला 21 लीटर में चला गया, 21 के 2 डिब्बों में ये चला गया, 21 के 3 डिब्बों में ये चला गया, कोई आपस में मिक्स हुआ क्या, इधर का दूध बच गया इधर डाला क्या, नहीं डाला सर, फिक्स है, ठीक है। ऐसे छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 63 पेन और 140 कॉपियाँ इस तरह से विभाजित हो सके
ताकि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और कॉपियाँ मिले। ठीक है ना भाई, मिलने वाले पेनों की संख्या और मिलने वाले कॉपियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वही वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 63 और 140 विभाजित होते हो, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो मसपे के अंतरात्मा को समझ लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 63 व 140 विभाजित होते हैं, 63 व 140 विभाजित होते हैं, वो क्या होगा, वो इनका मसप होगा, पहली बात। अब थोड़ा ऑप्शन की तरफ मुझे जोड़ो भैया, 7 देखते उत्तर हो रहा है, 7 नम 63, 7 दूनी 14, तो कॉमन क्या आएगा 7, वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। 3 घंटियाँ एक साथ रात को बजती हैं 8 बजे और 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद और 30 मिनट बाद वो आपस में वापस बजती है, मतलब वापस बजती है, पहली 20 के बाद, फिर 30 के बाद, फिर 40 के बाद। तीनों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बजेगी, तो आप खुद देख लो ना, ऐसे देखो 20 पे बजेगी, 40 पे बजेगी, 60 पे बजेगी, 80 पे बजेगी। अभी देखो तो ये वाली 30 पे बजेगी, 60 पे बजेगी, 90 पे बजेगी, 120 पे बजेगी। ठीक है, और 40 वाली 40 पे बजेगी, 80 पे बजेगी, 120 पे बजेगी। ठीक है ना, यहाँ कोई कॉमन टाइम दिख रहा है क्या, इसमें 40 है, इसमें है सर, इसमें नहीं है। 60 है, इसमें है क्या, नहीं है। 80 है सर, इसमें है क्या, नहीं है। आगे बढ़ो, 100 120, 120 को ध्यान से देखो, 120 इसमें भी है सर, 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है। अब ध्यान से देखो, ये 20 मिनट के बाद बजेगी, फिर 40 मिनट पे वापस बजेगी, फिर 60 पे वापस बजेगी, फिर 80, मतलब 1 घंटा पूरा हो गया, अगला घंटे के 20 मिनट पे वापस बजेगी, अगले घंटे के 40 पे वापस बजेगी, और अगला 2 घंटे वापस पूरे तब और बजेगी। बात समझ रहे हो? उस टाइम क्या होगा, ये भी बजेगी, ये भी कौन सी घंटी कब बज रही है आपके सामने। तो 120 वो पहला समय है जब तीनों घंटियाँ एक साथ क्या होगा, बजेगी। तो 8 के बाद वापस 120 मिनट बाद, मतलब 10 बजे बजेगी। इसको कहते हैं हम लेसेपे का सवाल। क्या कहते हैं, लेसेपे का सवाल। हमें वह सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ध्यान से सुनो, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए, तभी तो तीनों की गुणज होगी भाई। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों की गुणज हो, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो तीनों की गुणज हो, तभी तो एक साथ बजेगी। तीनों की गुणज, और तीनों की गुणज और सबसे छोटी मतलब सबसे पहले आने वाली संख्या क्या होती है, उसी को तो आप लेसेपे बोलते हो सर। तो आप इनका डायरेक्ट लेसेपे निकाल दीजिए। तो आपके 20 का, 30 का और अब यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर रहा हूँ। लेसेपे क्या होता है, 40 दूना 80, 40 या 120। 120 वो पहली संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये उत्तर है। समझ गए ये कहानी। 120 मिनट बाद मतलब 10 बजे। ठीक है, अगले सवाल की बात करी जाए, है ना। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य है। देखो भी ध्यान सुनना, कुछ को तो यहीं सुलटा लेते हैं। 8 है बड़ी संख्या यहाँ पर, इनमें फिर इसको 12 को शामिल करेंगे। ठीक है, क्या 12 को अभी शामिल कर ले, अभी शामिल कर लो सर, लो शामिल कर लिया। 12 वह सबसे छोटी संख्या, 12 दूना 24। 12 देखो, 12 के साथ दिक्कत क्या है, 8 कह रहा है मुझे दिक्कत है भाई, मेरे पाड़े में 12 नहीं आता। वह सबसे छोटी संख्या, बात समझ रहे हो, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सब संख्याओं का भाग जाए, इन सब का गुणज हो, वो सबसे पहली संख्या कौन सी है, वो 24 है सर। कैसे, 8 ने 12 को बोल दिया भाई मैं तेरे को नहीं बढ़ाऊंगा राजा, मेरे को दिक्कत है। ये कह रहा 12 दूना 24 को बना ले भाई, हाँ 24 को बढ़ाए, 24 से कोई दिक्कत नहीं है। इनको तो पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इनको तो 12 से ही दिक्कत नहीं थी। 2 को, 4 को, 6 को तो 12 से दिक्कत नहीं थी। अगर 2, 4 और 6 और 12 लिखा होता तो लेसेपे क्या होता, लेसेपे 12 होता सर। इसके पाड़े में आता है, इसके माता, इसके माता है। लेकिन 8 को दिक्कत थी इसलिए 12 को आगे बढ़ाया, तो 12 दूना 24 उत्तर आ गया। इतना सिंपल सा काम करना था, कोई काम नहीं करना था इसमें। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो 2, 4, 6, 8, 12 का लेसेपे निकालना है, तो 12 दूना 24। 24 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सब के पहाड़े में आती है, इसलिए ये क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए
क्या हमारा अगला प्रश्न, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो इनको पूर्णतः विभाजित करती हो, मतलब जिससे ये दोनों विभाजित होती हो, जिसकी ये दोनों गुणज है, जिसकी ये गुणज है, मतलब हमें मैसेपे ज्ञात करना है। इनका मैसेपे क्या होगा, ध्यान से देखो आप। 10 को तो पहले ही कॉमन ले लो, ले लिया सर, 24 और 32 बच गए पीछे। अब और क्या कॉमन आ सकता है, उसको कॉमन ले लो सर, 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लिया, ये 12 80 हो गया, 8 तिया 24, 8 चौक 32। और क्या कॉमन आता है, और कॉमन नहीं आता है सर, हाईएस्ट कॉमन ये आ सकता था, वो आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन ही तो मैसेपे होता है, ये आपका उत्तर है, ठीक है ना। चलिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 27, 45, 30 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में क्या होना चाहिए, प्रत्येक मामले में 5 शेष बचना चाहिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे इनसे विभाजित किया जाए, जिसे इनसे विभाजित किया जाए मतलब वो इनकी गुणज है भाई। जिसे इनसे विभाजित किया जाए मतलब ये नीचे लिखी जाएगी, वो ऊपर लिखी जाएगी, वो अंदर लिखी जाएगी। जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो संख्या यहाँ अंदर लिखी जाएगी, मतलब वो क्या है, लसपे है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, पहले इनका लसपे निकाल लेते हैं। देखो एक तरीका और भी है, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। पहले मैं एक बेसिक तरीके की बात करता हूँ कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। जब ये इसे आप टाइप के तौर पे भी याद रखें, बेसिक तरीके की बात कर रहा हूँ इसलिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ ऑप्शन से कैसे करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45 और 30 से विभाजित करे और हर मामले में शेष बचे 5। तो वो संख्या जो है ना उसको यहाँ लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ। बात आ रही समझ में, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, पहले आप इनका लसपे निकाल दो, एलसीएम, सबसे पहला स्टेप निकाल दिया सर। तो 27, 45 और 30, मुझे इनमें कॉमन 3 तो दिख रहा है, 3 × 10, 3 × 2 × 5, तो 30 को लिख लो भैया। पहले 30 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 2 तिया 6 × 5, बिल्कुल सर। 45 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 2 × 5, 9 पंजे 45। और 27 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3, 3 की घात 3। एक तो क्या कॉमन आ जाएगा आपके, 3 की घात 3 आ जाएगा, बिल्कुल, मतलब कॉमन नहीं, सॉरी, हाईएस्ट फैक्टर, मतलब अपना लसपे के लिए जो संख्या निकाल रहे हैं वो सबसे बड़ी घात वाली, 3 की घात 3। अब 3 आएगा नहीं, 3 की घात तो 3 आ गया। 2 के अंदर कह रहा सर मैं हूँ सबसे बड़ा, 5 के अंदर कह रहा मैं हूँ सर सबसे बड़ा, और कोई बचा भाई तुम्हारे में? नहीं बचा सर। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 × 10, 270। 270, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। तो उत्तर क्या है, 275। क्यों है, ध्यान से सुनना। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर +5 करेंगे। +5 क्यों करेंगे, ध्यान से सुनना। 270 वह सबसे छोटी संख्या है, 270 वह सबसे छोटी संख्या है जो 27, 45 और 30 तीनों की गुणज है, तीनों की गुणज है, मतलब इनका लसप है, ठीक है सर। तीनों की गुणज है 270, लसप है, ठीक है सर, LCM। तो हम यही तो कह रहे हैं कि 270 में जब इनका हम भाग देंगे, 270 में इनका जब हम भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। सवाल कह रहा है भाई पहला स्टेप तेरा ठीक है, पूरा पूरा चला जाएगा, पर मुझे तो 5 शेष दे। अच्छा आपको 5 शेष भी दूं, मैं 5 शेष भी दूं? मैं तो सोच रहा था पूरा पूरा चला जाए तो ठीक है। अरे तो तेरा क्या जा रहा है भैया, 5 शेष दे दे, तो क्या संख्या को 5 बढ़ा दो? फिर किसको, इसको लसपे को 5 बढ़ा के लिख दो। क्यों, जब मैं इसको 5 बढ़ा के लिख दूंगा, 5 शेष चाहिए ना, तो मैं इसको 5 बढ़ा के लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा। तो इससे देखो ध्यान से, 270 + 5, ये लो, बट्टा में 30 लिखा है। सर इस तक तो पूरा भाग जा ही रहा था, शेष क्या बच गया, शेष 5 बच गया, बस सिंपल सी कहानी है। तो 275 हो गया जवाब। और याद रखना है तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे आप याद रख लीजिए। ऑप्शन से कैसे करता है सर, ऑप्शन देखो, सबसे सरल संख्या कौन सी है उसको पकड़ो, सबसे सरल संख्या को पकड़ो सर। 30 को पकड़ा, इसमें 30 का भाग दिया, कितनी बार गया सर, 3 बार गया। शेष कितना बचा, 12, शेष 5 चाहिए भैया, तो गलत है। इसमें 30 का भाग दो, कितनी बार गया सर, 10 बार गया। शेष कितना बचा, 8। भाई 30 का भाग तो सीधा सीधा दे लोगे ना, 30 तो छोटी सी संख्या है, आप गलत हो भैया, 8 बच रहा है आप में। इसमें 30 का भाग दो, 240 तक जाएगा, 20 शेष बचेगा, अब हम 5 चाहिए, आप गलत हो भैया। 275 में 30 का भाग दो, 9 बार जाएगा, 270 तक जाएगा, 5 शेष बचेगा। अरे भैया आप सही हो, जरूरी नहीं है। यहां ऐसी 2 स्थिति मिल सकती थी, 30 के साथ ऐसी 2 स्थिति मिल सकती थी। तो क्या यहां पर अगर 305 लिखा होता तो वो सही हो जाता क्या?
अगर यहाँ 305 लिखा होता, 308 की जगह 305 लिखा होता, तो आप कहते आप इसमें 30 का भाग 300 तक जाता है, 5 शेष बचता है, आप इसको सही कर देते क्या? नहीं नहीं, इसे सही नहीं करते, इसे सही नहीं करते, इसको दूसरे के साथ भी चेक करते, इसको इसके साथ भी चेक करते। लेकिन सवाल सरल परीक्षा का होता है तो सामान्य तौर पर क्या होता है, सामने ही उत्तर दिख जाता है। ये थी। इसे गलत तो कर सकते हैं ना, इसे सही करें या नहीं करें, गलत तो इसे कर सकते हैं। हाँ सर, इसे गलत कर सकते हैं। अब आप तीनों ही गलत हो गए तो वो अपने आप ही सही है ना भाई, ये है कहानी, ठीक है ना। बाकी तो क्या करना पड़ता है, इसको इसके साथ भी चेक करना पड़ता है, इसको इसके साथ भी चेक करना पड़ता है। क्या हमारा अगला प्रश्न, 8 का न्यूनतम विभाज्य है जिससे 4 शेष पर ले जाता है जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है। पहले मैं आपको इसको बेसिक से करा देता हूँ, फिर हम ऑप्शन से सोचेंगे। जब हम बेसिक से करेंगे इसे, तब हम ये सोचेंगे, ठीक है, कि 6, 9, 15 और 18 का पहले एलसीएम क्या है, क्योंकि बेसिक में हमने सीखा था कि एलसीएम प्लस 4, क्योंकि जो शेष पर क्या बचा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, मतलब आज 4 है, तो एलसीएम प्लस 4, एलसीएम प्लस 4 हमारा उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन सुनना पहले पूरी बात को, 18.90, 90 इसका एलसीएम आ रहा है, तो 90 प्लस 4 तो 94 हो रहा है, लेकिन 94 आंसर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर? क्योंकि सवाल कह रहा है ये 8 का गुणज होना चाहिए। तो जब भी सवाल ऐसी कंडीशन रख देवे, इस तरह के सवाल में देखो, पिछला सवाल था ना, उसमें एक ही कंडीशन थी कि इनका भाग जाना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। पिछले सवाल में क्या कंडीशन थी कि भैया इनका भाग जाना चाहिए और 5 शेष बचना चाहिए। तो सवाल ने अपने को क्या किया, सवाल ने अपने को 2 कंडीशन नहीं दी, सवाल ने अपने को एक कंडीशन दी कि आप इनका भाग जाना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए, आप एलसीएम निकाल के 5 जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है सर। लेकिन इस बार सवाल कह रहा है देखो, इनका भाग जाना चाहिए, 4 बचना चाहिए, ये तो एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये 8 का गुणज भी होना चाहिए उत्तर। अच्छा, तो जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए, कभी भी इसका गुणज होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए, तब हमें क्या करना है, तब हमें इसे ऐसा लिख लेना है 90n प्लस 4। n मतलब कोई भी प्राकृत संख्या लिख दो, या 1, 2, 3, 4 जो भी सेट हो। अब बात ध्यान से सुनना, अब मैंने 90n लिखा हुआ है ना, मतलब जो मैं नई संख्या बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, जो मैं नई संख्या बनाऊंगा वो 90 की गुणज होगी, और 90 का गुणज होगा मतलब यहाँ का काम चलता रहेगा, इन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप 90n को आगे लेके चलोगे ना, तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या सर, हमारा 90 मौजूद रहना चाहिए, हमारे को समस्या नहीं आनी चाहिए, पहले हमारा 90 मौजूद रहना चाहिए। हाँ भैया, मैंने 90n लिखा है, 90n मतलब 90 का गुणज, तो आपका 90 मौजूद है, खुश रहो, खुश है सर। n की जगह 1 लिखा तो 94 आया था सर, जब हमने n एक बार 1 लिखा था, लेकिन 8 रूट गया क्योंकि वो 8 का गुणज नहीं था, तो n की जगह 2 लिखो, तो 9 दूनी 18, 184, 184 8 का गुणज है क्या सर? बिल्कुल चेक करो, 8 दूनी 16, 8 के 24, बिल्कुल 184 8 का गुणज है, तो यही आपका उत्तर है। बात समझ में आपको आ गई होगी, बेसिक तरीका। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। अगर हम ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है 180, ध्यान से देखिए, 8 दूनी 16, 20, 8 का गुणज ही नहीं है। कह तू निकल भैया, तू पहली फुर्सत में निकल, तेरे को तो उत्तर ही नहीं, तेरे मतलब हकदार ही नहीं है तू, आगे की तो छोड़। ये 8 का गुणज है, इसके बारे में सोच लेंगे। अब जब हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे कि हाँ भैया तू 8 का गुणज है, तू रुक, तेरे को चेक करते हैं अभी, चेक, ठीक है, चेक कर लेंगे इसको। तीसरा 98 भैया, सर ये तो 8 का गुणज ही नहीं है, 8 के बारे में आता ही नहीं, तू निकल भैया, तेरे को चेक ही नहीं करेंगे हम लोग। 94, वही भैया सेम कहानी, 94 सेम कहानी, 8 का गुणज ही नहीं है सर, इसको चेक ही नहीं करेंगे, तो फिर अपने आप ही इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही उत्तर है। इसको चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं, अपने आप ही उत्तर है। अगर 2 ऐसे होते हैं ना ऑप्शन के टाइम में, तो हम चेक करते हैं कि फिर आगे का मामला किससे सेट हो रहा है, इन 1-2 ऑप्शन को करके देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 38, 57 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, इनका लसप निकाल लो आप। इनका लसप क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो ऑप्शन से तो नहीं होगा, होगा तो सब ऑप्शन से, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा। ध्यान से देखो तो इसमें क्या जोड़ा जाए। पहली बात तो एक बात बता दो आपको, 0, अगर इसमें 43 जोड़ दो 39 होगा, तो सब चेक करने पड़ेंगे ना वाली बात। चलो तो अपने क्या है, छोटी सी संख्या निकाल देते हैं। देखो ये 3 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 6 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, ये तीनों मिलते जुलते हैं, इनको ले लेते हैं। 3 कह रहा है मुझे 6 से कोई, पहले इनको ले लेते, फिर 5 का हिसाब कर लेंगे। 5 तो पूरे अलग है, हमें से गुणा होगा अलग से, 5 का गुणा यही नहीं यहाँ पे, ठीक है सर। 3 कह रहा है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 6 को बना दो राजा। क्या 4 कह रहा है मुझे ऑब्जेक्शन है, 6 आगे बढ़ा, कह ले मेरा भाई है, 6 दूनी 12, उसको बना लेगा, हाँ बना लेंगे। 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में आता है, तो 3, 4, 6 का गुणज कौन है, 3, 4, 6 का पहला गुणज,
सबसे छोटा गुणज 12 है। 5 को भी शामिल कर लो, 5 कह रहे हैं मुझे भी लेके चलो, तो 12 पंजे 60 है। तो 60 क्या है, 60 इनका एलसीएम है। और आप चाहो तो इस अति प्रभावित विधि से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब 60 का मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है, जो हमारा ये उत्तर है ये हमारा 60 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसा, जैसे 60 का मल्टीपल बनाने के लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, ऐसे 60 के मल्टीपल नहीं हो जाएंगे, कि इसमें आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो चेक कर करके जोड़ दो। और सबसे छोटी संख्या जोड़नी है सर, तो पहले 3 ही जोड़ लो सर। सबसे छोटी संख्या जोड़नी है तो पहले 3 जोड़ लो, 3 है सबसे छोटा। 38 57 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 38 60 आ गया। कितना आ गया, 38 60। मुझे देखना है 60 का मल्टीपल है क्या, 0। अगर 60 का मल्टीपल 0 तो कट गया। अब 6 का मल्टीपल है क्या, तो 2 का 3 का होना चाहिए। 2 का तो है, 3 का है क्या, 3 का नहीं है। उत्तर तो गलत हो गया भैया, 3 तो गलत हो गया। कैसा, 33 जोड़ो इसमें। ठीक है भाई, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो यूँ है, इसकी न्यूनतम संख्या निकाल लो जो 60 की मल्टीपल है, इसके सबसे पास में। अगर आप बेसिक से करते हो तो आप ऐसे करते हो, वहाँ भी सोचना तो पड़ता है आपको कैसे। देखो 3600 तक तो कोई मामला ही नहीं है ना, 3600 60 का ही मामला है सब। ठीक है, ऊपर कितना बच गया, 257। बिल्कुल सर, इस 257 को ध्यान से सोचो। 240 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 240 60 का गुणज है। पीछे कितना बच गया, पीछे 17। अब इस 17 को बनाना पड़ेगा 60 का गुणज बनाना है ना। मैंने क्या किया, 3857 को ऐसे लिख लिया, 3600 अलग कर लिया, पीछे 257 बच गया। 257 में से 240 तो 60 का गुणज है, पीछे 17 बच गया। 17 में अगर मैं 43 जोड़ूंगा तभी तो 60 बनेगा, क्योंकि मुझे 60 बनाना पड़ेगा इसे 60 का गुणज बनाने के लिए। तो लो 43 जोड़ना, 43 उत्तर है। और ऑप्शन से कैसे करते हैं, आप इसमें 33 जोड़ते, आप इसमें जब 33 जोड़ते हैं तो कितना होता, 3 8 9 0 होता। ठीक है ना, फिर 0 तो कट जाता, ये 2 का ही गुणज नहीं है तो 33 भी गलत हो गया। क्योंकि 6 का गुणज होने का मतलब क्या हुआ, देखो 60 का गुणज होने का मतलब क्या हुआ, तो पहले तो 10 का गुणज होना चाहिए। 0 हमने हटा के चेक कर लिया, 0 तो सब में आ रहा है। ठीक है, इसमें 0 ही नहीं आ रहा है। 7 7 14, पीछे 4 आ रहा है, तो ये 10 का ही गुणज नहीं है, तो 60 का कहाँ से होगा, तो पीछे 43 बचा हुआ आपका सही उत्तर हो गया। ये कार्य आपको करना था। ठीक है, चलिए 6 का गुणज होने के लिए 2 और 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 47 95 और 187 को विभाजित करने में प्रत्येक मामले में, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसके द्वारा 47 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। ठीक है सर, पहले ऑप्शन को चेक किया जाए, छोटे ऑप्शन से शुरू किया जाए। बिल्कुल 4 से करूँ तो देखो सबसे छोटे से ही चेक करना शुरू करें। वो कह रहा है सर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या मतलब अपने को मत्स्य पे निकालना है ना। ठीक है, समान शेष रहना चाहिए, ध्यान रखना। 4 को चेक कर लो सर सबसे पहले, 4 को, फिर और कुछ कॉमन आ सकता है तो उसको 4 से अगर विभाजित करो तो देखो क्या होगा, 4 से 3 बचेगा सर शेष यहाँ पे। 4 से 92 तक 3 शेष बचेगा। 4 से 80, 4 84, 3 शेष बचेगा सर। 4 पूरा हकदार है सर, देखो पहला 4 हकदार है। ठीक है, फिर 7 को चेक कर लो, 7 7 49, 5 बचेगा। 14 7 98, 3 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ देखें तो 7 दूनी 14, तो अलग अलग हो गया ना, समान शेष बचना चाहिए। 7 को गायब करो ना, क्यों दे रहे हो इसे भाव। 9 से देखने के लिए अंकों का योग देखना पड़ता है। 7 4 आप 9 का भाग देके देख लेना, 9 पंजे 45, 2 बच रहा है, 95 बच रहा है, समान शेष नहीं बच रहा है, हटाओ। लो 13 से, 13 दूनी 28, 13 3 39, 13 चौक 52, 39 39 40, 8 बच रहा है। 39 से 13 7 91, 4 बच रहा है, गलत गया। तो 4 क्या हो गया, 4 हमारा सही उत्तर हो गया। अगर 2 अवतार होते तो फिर हम और भी चीज़ सोच लेते, लेकिन ऐसा पर्सन ही नहीं है। पर्सन बड़ा सिंपल लेवल का है। ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 47 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। इसने ये नहीं कहा, ठीक है ना, इसने ये नहीं कहा कि वो ऐसी कोई बड़ी संख्या और नहीं हो सकती क्या 4 के अलावा, ऐसा सोचने का बोला ही नहीं हमें 8 को चेक करने का बोला ही नहीं इसने। क्या पता कोई और ऐसी संख्या मिल जाए 8 के हिसाब से चेक करे तो, ठीक है ना। इस पर्सन में आपको डायरेक्ट ऑप्शन को ही देखना था, डायरेक्ट ऑप्शन पे ही काम करना था। इसमें 8 ऑप्शन में नहीं है तो चेक क्यों करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो जो ऑप्शन में है उन्हीं को तो हमने चेक किया। हमने चेक किया भैया 47 आपको हमने चेक किया 4 से, 44 तक जाता है, 3 शेष बचता है। भैया हमारे 95 हमने आपको चेक किया 4 से, 92 तक जाता है, 3 शेष बचता है। भैया हमारे 187 आपको हमने चेक किया 4 से, 84 तक जाता है, 3 शेष बचता है। तो ये आपका उत्तर है, समझ गए।
ये था आपका सवाल। चलिए, सबसे बड़ी संख्या जिसे 1861 और 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेष रह जाता है। पहले बात ध्यान से सुनिए भाई, आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो 1861 से विभाजित करने पर 7 शेष रह जाए। मतलब ये 7 को अगर अलग कर दूं और पीछे इसको ध्यान से देखो, पीछे कितना बचा? पीछे बचा आपका एक तो गया फेल है 1860, उसमें से 6 जाओ तो 1854। मतलब ये जो भी संख्या होगी ना वो 1854 से भाज्य होगी। भाई इनमें से जो भी उत्तर है ना वो 1854 से भाज्य है। क्यों? इससे पूरा पूरा भाज्य है, तभी तो शेष 7 बचेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने 11 लिखा, 11 के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, 9 और 3, 9 और 2। अब मैं अगर 3 की बात करूं तो 9 3 से पूरा पूरा भाज्य है, तो उसको प्लस 2 दिया है तो 11 बना है, तभी तो क्या हुआ, भाग देने पर 2 शेष बचा। अब ध्यान से सुनना, क्या 1861 में 7 शेष बचना चाहिए, तो 1861 को मैंने 1854 प्लस 7 लिखा। जब मैंने इसे 1854 प्लस 7 लिखा, इसका मतलब है यहाँ तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल सर, और ये बच जाएगा शेष। ठीक है क्या? लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा भैया, आपको एक और कंडीशन भी सेट करनी पड़ेगी। क्या? उसी संख्या के लिए आपको ये कंडीशन सेट करनी पड़ेगी कि 2039 में 5 शेष बचना चाहिए, बिल्कुल। तो 5 शेष बचना चाहिए, तो पीछे संख्या क्या है? 2034, बिल्कुल सर। तो यहाँ हमें ऐसी संख्या भी चाहिए वो कि वो संख्या इससे भी क्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। अब कह रहा बड़ी से बड़ी निकालो, तो सबसे बड़ी को ही चेक करना शुरू करना पड़ेगा। भाई बड़ी से बड़ी कहा तो सबसे बड़ी को ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी है 35। 35 तो इससे भाज्य नहीं है, इससे भाज्य नहीं है, क्योंकि 35 के अंदर तो 7 और 5 है, इसके अंदर कहाँ 5 है, इसके अंदर कहाँ 5 है, कहाँ 7 है। भाई 7 तो है कि नहीं पता नहीं, 5 कहाँ है, 5 नहीं है। तो 35 सबसे बड़ी थी, लेकिन उसको चेक किया, कुछ निराशा मिली। 24 होता है अपना 8 या 24, तो 24 इससे भी भाज्य होना चाहिए, इससे भी, मतलब ये भी 24 का गुणज होना चाहिए, ये भी 24 का गुणज होना चाहिए, ये भी 24 से भाज्य होनी चाहिए, ये भी 24 से भाज्य होनी चाहिए। 24 8 या 24 है, 4 3 7 2 9, इसको तो दिक्कत नहीं है। 8 1 9 9, 3 से तो दिक्कत नहीं है। अब 8 का गुणज होना चाहिए। भाई 24 की भाज्यता का नियम क्या है? 24 की भाज्यता का नियम क्या है? 8 या 24, 8 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। 3 का तो जा रहा है, 3 कह रहा ओके है, 8 को पूछ लेते हैं। 8 को इधर, 8 ने जब इधर नजर दौड़ाई, कहाँ 2034 में, यहाँ जब 8 ने नजर दौड़ाई, देखो नजर अच्छी रखो, इधर चेक करूंगा ज़्यादा टाइम लगेगा, इधर कम टाइम लगेगा, तो वो आपको देखना है सवाल के टाइम में कि हाँ कहाँ कम टाइम लग रहा है। ये 034 है ना, 8 के लिए तो लास्ट के 3 अंक देख रहे हैं। अरे भैया 034 तू कहाँ 8 से भाज्य है? कि नहीं मैं तो 8 से भाज्य नहीं हूँ। तो 24 कह रहा भैया मैं भी नहीं, सबसे बड़ी चाहिए, तो फिर 30 ही सबसे बड़ी को चेक करो, 18 को लो। 18 एकम 18, 0 18 या 54, ये कह रहा 18 के साथ अपना मामला सेट है। 18 एकम 18, 18 एकम 18 बच गया 2 3, 18 एकम 18 5, 18 या 54 लो। 18 कह रहा भैया हमारा मामला सेट है इन दोनों के साथ, मैं भी इसको, ये मेरा ही गुणज है, ये जो है ये भी मेरा ही गुणज है। इसका मतलब गुणज है, मतलब यहाँ तक तो भाग पूरा जाएगा, प्लस 7 शेष रह जाएगा इस संख्या में। ये पूरा गुणज है का, ये गुणज है का मतलब क्या होगा, यहाँ तक तो भाग पूरा जाएगा, 5 शेष रह जाएगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको फॉलो कीजिएगा, आप सवाल का उत्तर निकाल लेंगे। आपके लेवल के एग्जाम में यहीं तक की चीज़ें पूछी जाएगी। बाकी तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैथ्स है और लेट्स है, सागर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे नंबर सिस्टम है, मैथ्स लेट्स है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनमें उतने अथाह सवाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट काम में आ सकते हैं, उन सबको हमने सबको शामिल कर लिया है, चाहे वो छोटा सवाल हो चाहे वो बड़ा सवाल हो। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।